हेलो प्यारे प्यारे, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। बच्चा काफी ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी में भी हम लोगों का हौसला जो है, हम लोगों का मोटिवेशन कम नहीं होना चाहिए। और आप सभी से हम ये वादा किए हैं कि आपको 400 प्लस लाने लायक हम बनाएंगे और इस मोटिवेशन के साथ हम आपका क्लास ले रहे हैं। आप हमें देख पा रहे होंगे कि हम कितनी ज्यादा गर्मी में पूरा पंखा ऑफ कर दिए हैं, सब कुछ ऑफ करके आपका शांति रूम में क्लास लेने आए हैं। तो बच्चे, आपसे भी एक वादा चाहिए, विनती चाहिए कि आप लोग भी इसी मोटिवेशन के साथ डेली एक क्लास को जरूर कवर करें, डेली एक टॉपिक को जरूर कवर करें। ठीक है, इसी पर्पज से हम बात करेंगे कि ये जो क्लास है उन सभी विद्यार्थियों के लिए होगा जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर हम कह लें सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं और आपका जो है 2025 में, 26 में, 27 में आप एग्जाम देने वाले हैं। ये क्लासेस सभी विद्यार्थियों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे सभी एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं 10 से 15 वर्षों का, वहां से हम ही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को डिफाइन कर दिए हैं, अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर से कौन से एग्जाम में पूछा गया है और आगे क्या पूछा जा सकता है। तो हर तरफ से हम आपके लिए जो है बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपसे विनती है कि आप लोग क्लास को सुनिए, समझिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए, ठीक है। और अंतिम में आपको क्लास का जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। चलिए, आज जो है हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी करने वाले हैं। इससे पहले आपका हिस्ट्री और पॉलिटी भी क्लासेस जो है कवर करवाया गया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ नहीं, 1 होना चाहिए था, तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आप लोग प्रश्नों पे ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। और बच्चा, ये 30 शब्दों में जो उत्तर देने की बात है, ये मैं नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा 30 शब्दों में, 200 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा अलग अलग प्रकार से। चलिए, अब आपको उत्तर देना है। प्रश्न पहला है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। ज्योग्राफी क्लास 12 का पहला चैप्टर है आज, और इस चैप्टर में आपका मानव भूगोल के बारे में ही पढ़ना है और यहाँ पे आपको मानव भूगोल को परिभाषित करने के बारे में पूछ लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप अपने उत्तर कॉपी जो है उत्तर कैसे दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है जिसमें कुछ बातें समान हैं। अतः मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक, जो कि भौतिक हम कह लें, फिजिकल रूप से हम कह लें, या फिर मानवीय जगत के बीच अंतर्बंधों और आपका मानवीय परिघटना के स्थानीय वितरण, उनके घटित होने के कारण तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। समझे नहीं समझे, समझिएगा फिर से। देखो बच्चा, मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल का जो अध्ययन है, यह अध्ययन उस परिघटना का अध्ययन कराता है जिसमें अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो है आर्थिक, सामाजिक रूप से जो है व्यक्तियों का, हम कह ले अलग अलग प्रजातियों का, जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया, कोई मानव हो गया, कोई अलग अलग प्रकार के जो है आपका, हम कह ले स्तन, कोई स्तन वाला प्राणी है, कोई बिना स्तन का प्राणी है। तो इस तरह से अलग अलग प्राणियों का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि कौन पूर्ण रूप से मानव है और कौन नहीं है, ये सारी चीज पता चलता है। क्लियर है? याद रखिएगा, मानव भूगोल को हम भौतिक भूगोल के नाम से भी जानते हैं या फिर प्राकृतिक भूगोल के भी नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप यहां से 1 नंबर 100% कवर करिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न आगे बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। कहता है मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र के नाम बताइए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं इसको। तो मानव भूगोल के कुछ क्षेत्रों के नाम आपसे पूछा गया है, उप क्षेत्रों के बारे में। तो हम आपको जब
थ्योरी क्लास पढ़ाए थे वहां पे भी हम आपको बताए थे, लेकिन कोई बात नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कहीं पे भी कोचिंग क्लास नहीं कर रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं तो आप बस हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। डेली क्लास आपको एक मिलेगा 30 से 35 मिनट का, उसको बस देखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा, ठीक है ना। बस इतना भरोसा रखिए अपने आप पे। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, तो मानव भूगोल के जो उप क्षेत्र हैं इसके नाम की अगर मैं बात कर ली तो यहां पे बात की जाती है मानव भूगोल के उप क्षेत्र में, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं ताकि इंपॉर्टेंट है आपको दिखाई दे। सबसे पहले आता है व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है, व्यवहारवादी भूगोल आएगा। उसके बाद आपका सामाजिक कल्याण का भूगोल, उसके बाद आपका अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, या फिर हम कह रहे हैं लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल और आपका विपणन भूगोल तथा उद्योग भूगोल। ये सभी के क्या है बच्चा, तो ये सभी के सभी मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। कैसे उप क्षेत्र हैं थोड़ा यहां समझिएगा मेरे बात को, ठीक है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप से यही वाला लिख लीजिएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा परिवर्तन देखने को मिल जाए तब मेरे बातों को याद रखिएगा। देखिए क्या कहता है, मानव भूगोल के उप क्षेत्र की बात कर ले तो सबसे पहला व्यवहारवादी भूगोल। हमने अभी आपको क्या बताया 2 मिनट पहले कि बच्चा अगर बात की जाए मानव भूगोल के बारे में तो मानव भूगोल का अध्ययन जो है वह मानवों के व्यवहार से किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह भी हम आपको बताए थे कि उसके सामाजिक कल्याण अर्थात सामाजिक रीति रिवाजों से भी पता चलता है। हम यह भी बताए थे कि सांस्कृतिक भूगोल का भी पता चलता है उनके बारे में। लिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब मान कर चलिए अलग अलग प्रकार के जो लिंग है उस लिंग का अध्ययन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कौन मानव क्या है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए। साथ ही साथ ऐतिहासिक भूगोल भी महत्वपूर्ण है कि हम कैसे पता करेंगे कि जो मानव है यह मानव का विकास कब हुआ और मानव का विकास हुआ भी तो किस क्रम में हुआ। तो ये ऐतिहासिक भूगोल भी आपको जानना जरूरी है, किसमें, तो मानव भूगोल के अंतर्गत। साथ ही साथ बच्चा चिकित्सा भूगोल को भी आपको जानना चाहिए। और आपका सैन्य भूगोल महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन संसाधन भूगोल तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक संसाधन से ही कहीं ना कहीं पे जीवों का उत्पत्ति हुआ है। ये आप लोग जो है क्लास 11th में अगर आप लोग भूगोल को पढ़े होंगे तो वहां पे विस्तारित ढंग से समझाया गया है। क्लास 11 का पूरा भूगोल ही आपका जो है भौतिक भूगोल पे आधारित है, तो वहां पे आपको बहुत विस्तारित ढंग से ये सारे चीज बताए गए हैं। साथ में अगर बात की जाए कृषि भूगोल, हम देखते हैं जब इतिहासों का अध्ययन करते हैं बच्चे तो हम देखते हैं ना कि अलग अलग कालखंडों में जैसे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस क्रमों में हम देखते हैं कि अलग अलग कृषि का विकास हुआ। और जब कृषि का विकास हो रहा है बच्चा तो वहां पे कहीं ना कहीं मानव का भी विकास हो रहा है, क्लियर है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका यहाँ पे उद्योग आता है, उद्योग, ठीक है। ये उद्योग भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये कुछ जो हम जहाँ पे अंडरलाइन किए हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी सारे के सारे नाम आप याद रखिएगा। हो सकता है कोई भी नाम आपसे पूछा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न कहता है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन का लेवल खुद देखिए अपने आप में, और क्या आप इस क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं, क्या आप इस क्वेश्चन को जब आपके एग्जाम में पूछा जाता तो आप अच्छे ढंग से लिख पाते हैं। आप खुद बताइएगा अपना फीडबैक, ठीक है, अपना खुद फीडबैक दीजिएगा कमेंट में कि कैसा है क्वेश्चन का लेवल, क्या इस प्रकार की तैयारी आपको आवश्यकता है करवाने की या नहीं, ठीक है। चलो यहां ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक चीज आपको याद रखना है बच्चा, यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको मिलेगा ये आपकी एग्जाम के लिए 110% ऑथेंटिक चीज रहेगा, ठीक है। इधर उधर का चीजें लाकर क्लास करवाना या फिर व्यूज लेना मेरा उद्देश्य नहीं होता है। जो भी चीज आपको दिया जाएगा 100% ऑथेंटिक दिया जाएगा और आपकी एग्जाम में कहीं ना कहीं उससे लाभ मिलेगा। चलो, मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर एवं क्या है, तो आपका विषयक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच क्या है,
तो अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हो सके तो अंडरलाइन कर लीजिए। वैसे तो इसका पीडीएफ आप सभी को डेली मिल रहा है और आज भी मिल जाएगा, लेकिन हो सके बच्चा अभी क्लास देख रहे हैं तो आप अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और इन चीजों को आप लोग जो है लिखते चलिए। इससे फायदा आपको क्या होगा कि अंतिम रूप में आप लोग जो है मॉडल पेपर, गेस पेपर पर आश्रित होते हैं जो नहीं होंगे, और यहाँ से आपको बहुत सारे कंटेंट जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस का जो कंटेंट है, जो सामग्री है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहीं से आपके जो है एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं। चलिए आगे आपकी मर्जी। देखिए, अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा क्या है संबंध है। जैसे हम अगर बात कर लें तो सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी, आप लोग पढ़ते हैं ना सोशल स्टडी, क्लास 10 तक जो भी विद्यार्थी पढ़े होंगे वो सोशल स्टडी ही पढ़े होंगे। ठीक है, क्लास 10 के बाद 11 और 12 में क्या होता है, तो सभी विषय जो है अलग अलग हो जाता है। उससे पहले जितने भी आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स जो भी है सब एक ही में आता है, जिसको हम सोशल सामाजिक विज्ञान या फिर सोशल स्टडी कहते हैं। उसके बाद अब बात कर ले तो मानव विज्ञान। मानव विज्ञान की बात की जाए तो यहाँ पे मानवों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में तो आपको पता है मुद्राओं का अध्ययन किया जाता है, और समाज शास्त्र जो है बच्चा, ये हमें क्या कराता है अध्ययन, तो समाज का, ठीक है, समाज की दृष्टि का, समाज के स्ट्रक्चर का अध्ययन कराता है। ठीक है, उसके बाद इतिहास तो आपको पता ही है, इतिहास जो है हमें अपने भूतकाल में अपने जो है किए गए घटनाओं का अध्ययन कराता है। और राजनीति विज्ञान जो है ये आपको राज्य का अध्ययन कराता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ से निकला है, तो आपका सामाजिक विज्ञान से ही निकला है, ये सारे आपका उसी का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। अभी जो ऊपर हम आपको जो क्वेश्चन करवा रहे थे, ये कितने शब्दों में देना था बच्चा, तो 30 शब्द में देना था। ठीक है, तो 30 शब्द में था इसलिए छोटा छोटा था, लेकिन अभी आपसे 150 प्रश्न 150 शब्दों में पूछ रहा है, तो 150 शब्दों में प्रश्न का उत्तर देने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा आपको लिखना होगा, बढ़ा चढ़ाकर लिखना होगा। चलिए 1 मिनट आपको बता दें कि जितने भी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 5 नंबर का करवाया जा रहा है। ठीक है, 5 नंबर का, और हम आपको अपना स्ट्रेटेजी पहले ही बता चुके हैं कि आपका जो बिहार बोर्ड, खास करके बिहार बोर्ड की बच्चा की बात करेंगे हम, तो 50 से 60 जो आपका क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। आप सभी को पता है ऑब्जेक्टिव होता है। बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए जो है 400 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। पहले था लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से आप 50-60% 100% कवर कर लेंगे। हम आपको ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव क्लास करवाएंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे जो डायरेक्ट आपको जो है प्रश्न पत्र में मिलेगा। साथ ही साथ हम आपको जो है यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो आप खुद सोचिए कि कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है 5 नंबर का। तो आप खुद सोचिए कि 5 नंबर का आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगर मानकर चलिए 3 भी लिख दिए तो 15 नंबर यहाँ से, और आपका 50 नंबर ऑब्जेक्टिव से। कितना हो गया भाई, 50 और 15 65 तो आप यहीं पे ले गए आ गए हैं, और बाकी इधर उधर से हम आपको करवा ही देंगे बहुत कुछ। तो आप खुद सोचिए कितना बेहतर ढंग से, यहाँ पे आसान ढंग से करवाया जा रहा है। बच्चे लोग समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम पास करना बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बात की बात है, हम बाद में ये सब चीजों पे बात करेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। खाली टाइम में कभी हम इस पे क्लास ले लेंगे, आप लोग बोलेंगे तो, कि कैसे तैयारी करना है, क्या रणनीति होना चाहिए। कहता है पहला, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। हम थोड़ा देर पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चा कि मानव जो है, मानव भूगोल जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। तो यही आपसे पूछ लिया है प्रश्न। आगे चलिए, इसको हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे इस पे बात करेंगे। देखिए, आदिम अवस्था में, आदिम अवस्था की मतलब क्या कर रहा है, अर्ली टाइम, अर्ली एज जो है, अर्ली मैन जो था ना, शुरुआती फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब आदि मानव थे उस समय की बात की जा रही है, जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था तथा मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था। उस समय की परिस्थिति की बात कर रहा है, जब मानव के पास कोई भी विकास नहीं था, कोई भी साइंस नहीं था। मानव क्या कर रहा था, तो मानव जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल रहा था। मानकर चलिए मानव जो है वो
अगर वर्षा हो रहा है तो वर्षा काल में जो है वो कहाँ पे रहता था, तो मैदानी क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है उसको अनाज उपजाना होता था, वर्षा काल में अच्छा जो है अनाज मिलता था। ठंड के समय में बात की जाए तो ठंड में जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से अलग हो जाते थे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र पर ठंड अधिक होते हैं और वो बड़े बड़े गुफाओं में रहा करते थे। तो यही आपको बताया गया है कि प्राकृतिक रूप से जो है प्रारंभिक मनुष्य जो थे, प्रारंभिक जो मानव है बच्चा, ये अपने आप को अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से ढालते आ रहे हैं। ठीक है, उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी क्या थी? आदिम थी। ठीक है, मानव की इस प्रकार की अन्य क्रियाएं जो है या पर्यावरणीय क्या है, तो निश्चयवाद है। निश्चयवाद है, ये आपको याद रखना, निश्चयवाद है। मतलब यहाँ पे कोई भी पूर्ण रूप से निश्चय नहीं है, निश्चयवाद है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझिएगा आप लोग बस अच्छे ढंग से। बहुत ज्यादा गर्मी है, मेन यही बात है, नहीं तो और अच्छे ढंग से हम जो है थोड़ा स्पीड में क्लास ले पाते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब क्या हम आपको बताएं, लेकिन क्लास तो लेना ही है। देखिए, इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा भी करता था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है पहले के समय में लेके चलेंगे, इतिहास में लेके चलेंगे। देखिए बच्चा, जब हम पढ़ते हैं शुरुआती काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो हम देखते हैं कि शुरुआत में जो मनुष्य है अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं और इस क्रम में जो है जहां पे जाते हैं धीरे धीरे विकास होने लगता है। तो वहां पे कृषि का विकास होता है, पशुपालन का विकास होता है, ये सभी। फिर आगे थोड़ा सा और इतिहास में बढ़िएगा आप लोग, तो आप देखिएगा कि जो ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जब आता है तो वहां पे क्या होता है बच्चा, तो वहां पे आर्य समाज का उत्पत्ति होता है। आर्य समाज आते हैं और आर्य समाज जब आते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रकृति को ज्यादा जो है बल देने लगते हैं, प्रकृति को ज्यादा सीरियस लेने लगते हैं और प्रकृति को समझते हैं कि वो ईश्वर का देन है, इसलिए वो पूजा भी करते हैं। जैसे इंद्र की बात कर ले, शिव की बात कर ले, मातृ देवी की बात कर ले, तो इस सारे के सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। विश्व में आज भी ऐसे समाज है जो प्राकृतिक पर्यावरण के समय पूर्ण सामंजस्य बनाए हैं और प्राकृतिक के एक शक्तिशाली बल पूज्य और सकरात योग्य बनी हुई है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे एक कहीं ना कहीं कहा जाए, जो यहाँ पे बातें कही गई है वो हम सभी पे लागू होता है। मानकर चलिए हम जो है प्रकृति पे भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं। मानकर चलिए अभी वर्षा का सीजन है, वर्षा हो रहा है, तो ये वर्षा कहाँ से होता है? हम जान रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं, आप पढ़े हैं, तो आप शायद जान रहे हैं कि ये वर्षा जो है क्लाइमेट के चेंज के कारण होता है, वातावरण के चेंज के कारण होता है। और जब साइंस आप पढ़ेंगे तो आप ये भी समझिएगा कि ये जो वर्षा हो रहा है ये क्या हो रहा है, तो बाष्पोत्सर्जन के कारण हो रहा है। क्लियर है? लेकिन हमारे जो माता पिता हैं या फिर हमारा जो समाज है वो क्या कहता है, वो तो यही कहता है ना कि भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा वर्षा कराया जा रहा है। बहुत लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि भगवान पानी भी बरसा दीजिए, भगवान बहुत गर्मी है पानी बरसाइए, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है लोग? तो यहाँ पे हम ओरिजिनल बात आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में डालने का बस कोशिश कर रहे हैं, ये सब सत्य नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बातें कही गई है बच्चा कि जो कुछ लोग आज के भी ऐसे हैं जो प्रकृति को मानते हैं और पूजा करते हैं। हम लोग पूजा करते हैं कि नहीं? किसी ने ईश्वर को देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन हम लोग मानते हैं कि ईश्वर हैं। हम लोग कहते हैं कि ईश्वर हैं, ईश्वर हमारा सहयोग करेंगे, साथ देंगे, ईश्वर हमें एग्जाम में पास करवाएंगे अच्छे मार्क्स से, ये कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन हम जब पढ़ेंगे नहीं, हम मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं। तो यही बातें आपको समझना है। चलिए, अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर भी क्या है, प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपका जो है एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यू में सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम जितने भी चीज पढ़ा रहे हैं इसको नजरअंदाज नहीं करिएगा, हर एक पॉइंट, हर एक लाइन महत्वपूर्ण है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या पूछेगा? कहेगा मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, किस प्रकार से? सतत पोषण या फिर अलग अलग ऑप्शन देगा। तो आपको याद रखना है सतत पोषण, और ये कहां से लिया गया है, तो मानव भूगोल से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऐसे समाज में भौतिक पर्यावरण माता प्राकृतिक रूप से धारण किए हुए हैं। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। हाँ भाई, ये सही बात है कि समय के साथ साथ जो है लोग पर्यावरण को और प्राकृतिक बलों को समझते हैं। ठीक है, पहले का प्रकृति क्या था? पहले का प्रकृति बलवान था। आज के पर्यावरण की बात करें तो क्या पहले की तुलना में आज का पर्यावरण है क्या? नहीं है। आज हम लोग देखिए इतना वर्षा जो है कम क्यों हो रहा है? इतना जो वर्षा है कम हो रहा है कि अच्छे से जो है पानी भी पूर्ति नहीं हो रहा है। पानी जो है हमारा जो है पृथ्वी पर से कमी हो रही है। क्या कारण है? उद्योग जो है आपका जो है खनिज जो है कम हो रहा है। प्राकृतिक जितने भी खनिज है कम हो रहा है। इतना जो गर्मी है क्यों पड़ रहा है? ये सारे के सारा जो कारण है बच्चा, ये पर्यावरण पे बोझ है। पर्यावरण में क्या है? चेंजेस देखने को मिल रहा है। अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने में समर्थ होते जाते हैं और इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करने लगते हैं। वे अभाव की अवस्था में से स्वतंत्र की ओर अग्रसर होते जाते हैं और वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे देखिए कितना भी साइंस डेवलप हो जाए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अपने अर्जित ज्ञान के बल पर जो है क्या करते हैं? तकनीकी कौशल का विकास करते हैं। मतलब टेक्निकल जो स्किल है उसका विकास करते हैं। तो टेक्निकल स्किल की बात की जा रही है, तो समझिएगा कि जितना भी साइंस डेवलप हो जाए, चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन वो साइंस तभी डेवलप माना जाएगा, वो साइंस तभी विकास कर पाएगा जब आपके क्षेत्र में, जब आपके देश में, जब आपके पृथ्वी पर पर्यावरण उपस्थित होगा, खनिज संसाधन उपस्थित होगा, जब आपके सामने जो है प्राकृतिक संसाधन उपस्थित होगा। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे कही गई है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मानवीय क्रिया सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है जिसकी छाप प्राकृतिक वातावरण पर संपूर्ण दिखाई देती है। सही बात है, ये बिल्कुल सत्य है। और इस तरह प्रकृति का मानवीयकरण जो है होने लगता है। तो ये था बच्चा आपका। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है मानव भूगोल के क्षेत्र को समझ पाए होंगे। ठीक है, मानव भूगोल के क्षेत्र को समझ पाए होंगे। और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है जो है मानव भूगोल का, जो है इतना ही क्वेश्चन अब तक पूछा गया है। बिहार बोर्ड में नहीं लगभग पूछा गया है ज्यादा। हम सीबीएसई बोर्ड से जो है कुछ एक दो क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपका यूपी बोर्ड से लेकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका अंतिम प्रश्न है। कहता है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी लिखना है, कोई खास नहीं है। अगर आप अच्छे ढंग से मानव भूगोल के बारे में समझ गए हैं तो 100% आप जो है 100 से 150 जो शब्द है उसमें आप टिप्पणी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा बात कर ही लेते हैं। देखिए, अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सके आप इसी का क्या कीजिएगा, दम एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा। 100% आपको जो है नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। पहला शाखा की बात कर ले तो एक मानव भूगोल है, क्योंकि वास्तव में मानव भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानने के मानवों के घर के रूप में समझना और उनकी तत्वों का अध्ययन कराना है। ठीक है, हमको यहाँ पे जो चीजों को समझाना होगा वो समझिएगा। हम क्या समझाना चाह रहे हैं, हम शुरुआत में ही समझा दिए हैं कि जो भूगोल है बच्चा दो प्रकार का होता है। अगर डिटेल में और आप लोग जाएंगे तो और आपको बहुत कुछ जानना है, लेकिन अभी आपके क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर ले तो इतना ही काफी है। एक आपका मानवीय भूगोल या फिर हम कह ले भौतिक भूगोल, और एक आपका क्या होता है, तो हम एक आपका कहते हैं प्राकृतिक भूगोल। ठीक है, समझिएगा अभी हम मेरे बात को। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के क्या है बीच अंतर संबंध है। मानवीय परिघटना से के स्थानीय वितरण, उनके विखंडन होने के कारण तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चा ये शुरू में भी हम आपको बताए हैं और अभी भी बताए हैं कि मानव भूगोल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो 100% इसको लिख लीजिएगा। कसम से बोल रहे हैं, आपका एक नंबर भी इधर उधर नहीं होगा, बस इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़े, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के बारे में आप जब पढ़ रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान के बारे में आप कैसे पढ़ेंगे? अगर मानव ही नहीं होगा तो समाज होगा क्या? नहीं होगा। तो
तो इसको समझिएगा। उनकी व उसके विकास क्रम में उसके द्वारा की गई जितने भी कार्य होते हैं, इसी का हम अध्ययन करते हैं। और अन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो है विभिन्न सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति संभव हो सकी है, जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण और आपका जो है अर्थशास्त्र, जानकी की अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन, नियोजन, राजनीति विज्ञान, सैनिक विज्ञान, लिंग अध्ययन, नगर ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन अध्ययन, ये जितने भी आप जो हैं ब्रांचेस देख रहे हैं, ये सारे के सारे ब्रांचेस बच्चा कहाँ से निकला है? तो ये सारे के सारे ब्रांचेस आपका जो है मानव भूगोल या फिर हम कह ले प्राकृतिक भूगोल से निकलना है। औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यवसाय अर्थशास्त्र, वाणिज्यिक, पर्यटन या फिर हम कह ले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये जितने भी है, इस तरह ज्ञान के विस्तार के साथ साथ मानव भूगोल के नए उप क्षेत्रों का विकास हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर आपसे पूछा जाए मानव भूगोल के बारे में, तो 100% आप अब मानव भूगोल के बारे में बेहतर समझ के साथ, भरपूर समझ के साथ आप भर चुके होंगे। ठीक है, बस इतना कर लीजिए। हम बार बार आपको लगातार बोल रहे हैं, आपको कोई भी नहीं पछाड़ सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, सब्जेक्टिव पूछा जाए, बस इतना कर लीजिए। हम डेली एक क्लास लेकर आ रहे हैं 20 से 25 मिनट, 30 मिनट का, और हम आपको डेली ये भी बोले हैं शुरुआत में ही, जब हम ये सेशन लेकर आए थे, ये बैच लेकर आए थे, कि बस आपको कुछ नहीं करना है, डेली आधा घंटा मेरे साथ टाइम देना है। 100% आपको 400 प्लस लाने की गारंटी हम देते हैं। ठीक है, ये कई वर्षों का एक्सपीरियंस है। हम ऑफलाइन में भी बच्चों को एक टारगेट दिए हैं और वो लोग किए हैं, इसलिए हम आपको भी सोच रहे हैं कि ये चीज करवाएं ताकि आप लोग भी कर सके। दूर दराज में जो भी बच्चे हैं जो कोचिंग क्लास नहीं कर पाते हैं, जो किसी प्रकार का बैच नहीं ले पाते हैं, उनके लिए खास करके क्लास है। किसी भी प्रकार को आप जो है आपको पैसा नहीं देना है, पीडीएफ भी और क्लास भी सब फ्री मिलेगा। बस करना क्या है, डेली आपको जो है क्लास से जुड़े रहना है, डेली आपको अपना फीडबैक देना है, अच्छा था, बुरा था, क्या कमी था, नहीं था। ठीक है, तो आज के लिए उम्मीद है कि इतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा होगा, और हर प्रकार से, हर एंगल से हम पूरी तरह से कोशिश किए हैं कि मानव भूगोल का जो है आपका विकास क्रम, उसके बारे में हम समझा सके। फिर भी कोई त्रुटि हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, हम उसको स्वीकार करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको बदलने का, उसको सुधारने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। और जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।